students and welcome back to our channel. Now बच्चों आई एम रियली वेरी सॉरी कि बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट अब मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 इम्पॉर्टेंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सोशल साइंस चैप्टर का नाम है इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर के बेसिस के सारे IMP क्वेश्चन प्लस आंसर्स देने वाली हूँ। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस एंड ऑल, बट मैं पूरा आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी आंसर, राइट इन द कमेंट एंड आई विल डू दैट इन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस। बट यहाँ पे अभी आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स लिखते जाइए या आप स्क्रीनशॉट्स लेके लर्न करना शुरू कर दीजिए। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि भाई कामना मैम ने कुछ आंसर्स कुछ ज्यादा ही लेंथी रखे हैं, बट बच्चों बिलीव मी, ट्रस्ट मी कि जो मैंने आंसर्स आप लोगों के लिए रखे हैं वो आंसर्स की लैंग्वेज कंपैरेटिवली इजी है। सो एक बार रीड कीजिए, अगर आपको फिर भी लगता है बहुत लंबे हैं आपसे नहीं होंगे तो यू कैन डेफिनेटली यूज वॉट एवर द रेफरेंस बुक विच यू आर फॉलोइंग। ओके, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द नोटेबल अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया। अब एंशिएंट इंडिया में हमारे क्या क्या अचीवमेंट्स हुए थे मैथमेटिक्स के बेसिस पे, वो सारी बातें हमें यहाँ पे लिखनी है। तो आपका जो आंसर है वो इस तरीके से बना है कि यहाँ तो एक तो हमने काफी सारी जगह हमने डिस्कवरीज जो हमारी थी, कंट्रीब्यूशन था वो काफी हाई लेवल पे था। जैसे कि हमने जो डिस्कवरी की थी, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, मैं आपको ऊपर ऊपर से फिर भी समझाने की कोशिश करूंगी। जस्ट अ सेकेंड। सो डिस्कवरीज ऑफ जीरो है, डेसिमल सिस्टम है, पाइथागोरस थियरम है, ज्योमेट्री है, एरिथमेटिक है, ये सभी चीजों के बारे में हमने वर्ल्ड को समझाया था, इंडिया ने लोगों को समझाया था। तो आर्यभट्टा ने जीरो डिस्कवर किया था, और फिर जो जीरो है उसको नंबर फिगर के बाद में लिख के उसकी वैल्यू कैसे बढ़ानी है उस चीज के बारे में एक सेज ने बताया था जिनका नाम था गुरु समत। आर्यभट्टा ने एक बुक भी लिखी थी आर्यभट्टियम। इस बुक के अंदर उन्होंने पाई की वैल्यू हमें बताई थी, दैट इज या तो 3.14 या फिर 22/7। He also suggested that pi is the constant which works as a multiplier in the equation of circumference and diameter of circle. उन्होंने ये भी बताया था कि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है और वो एक मल्टीप्लायर का काम करेगी जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे सर्कमफ्रेंस या डायमीटर ऑफ अ सर्कल ढूंढने का। फिर एंशियंट मैथमेटिशियंस ने 53 जीरोस लगाए थे 1 के बाद, उतने हद तक उन्होंने नंबर सिस्टम्स फॉर्म करे थे। Archaeologists found out that measuring and weighing instruments of Harappa and Mohenjo-daro use decimal system। अब हरप्पा और मोहनजोदारो में डेसिमल सिस्टम यूज हुआ करता था। फिर मेधातिथि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डेसिमल का कॉन्सेप्ट हमें समझाया। भास्कर आचार्य ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है लीलावती एंड बिग गणित इन 1150 AD। उन्होंने उस समय ये बुक्स लिखी थी। ही डिस्कवर्ड साइंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ये ही कौन है? तो ये भास्कर आचार्य हैं। तो उन्होंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की साइन ढूंढी थी, डिस्कवर की थी। ब्रह्मगुप्ता गिव द नॉलेज अबाउट द टाइप्स ऑफ इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। अलग अलग इक्वेशन की जो टाइप होती है वो भी ब्रह्मगुप्ता ने हमें समझाई थी। लास्टली बौद्धियाना गेव अनदर वर्जन ऑफ पाइथागोरस थियरम। उन्होंने एक पाइथागोरस थियरम का एक अनदर वर्जन भी हमें समझाया था। सो दैट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे काफी सारे नाम हैं, ये सारे नाम आपको लर्न करने हैं। ये आंसर आप रेगुलर बेसिस पे रिपीट करिएगा बेटा। ये चैप्टर के क्वेश्चंस 4 मार्क में आते हैं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स इन मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। अब इंडिया का मेडिकल साइंस और सर्जरी में क्या अचीवमेंट था वो हमें देखना है। तो अचीवमेंट इन मेडिकल साइंस एंड इन सर्जरी इन एंशिएंट इंडिया आर एज फॉलोज। ये आंसर्स मैं हमेशा ऐसे लिखना प्रेफर करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम मेडिकल साइंस के अंदर जो जो अचीवमेंट्स हुए हैं वो सारे हम बता देंगे। एंशिएंट हिंदू कल्चर्स हर्बल साइंस इज एनरिच्ड विद ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिनरल्स एंड मेडिसिन्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मेडिकल साइंस में हमारे जो हर्बल साइंस है, हर्ब्स हैं, उसके बेसिस पे काफी सारे मिनरल्स और मेडिसिन को कलेक्ट करके वो जो प्लांट से बन सकते थे वो हमारे एंशिएंट हिंदू कल्चर में दिया गया है। फिर our ancient literatures on this science explains in detail about all the complicated process of making medicines, classifying them and the usage in proper way। हमारे लिटरेचर बुक्स में इन सारे चीज़ों को अच्छे से सारे के सारे
जो मेडिसिन है उनको कैसे बनाना है, उनका कैसे यूज करना है, वो सारा उस चीज में लिखा गया है। दे कुड रिकॉग्नाइज सिम्टम्स एंड डायग्नाइज डिसीज, वो लोग सिम्टम्स देख के डिसीज डायग्नाइज कर सकते थे। बेस्ड ऑन दिस दे यूज टू प्रोवाइड आयुर्वेदिक मेडिसिन, और उसके बेसिस पे वो लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन देते थे। दे ऑल्सो हैड नॉलेज अबाउट आइडियल डाइट ड्यूरिंग एंड पोस्ट रिकवरी ऑफ डिसीज, कोई भी एक डिसीज अगर किसी को होता है तो उस समय और उसके बाद में उसे क्या खाना चाहिए, वो डाइट के लिए भी वो लोगों को अच्छे से नॉलेज थी। अब सर्जरी के बारे में, तो द एंशिएंट इंडियन डॉक्टर्स वर स्किल्ड टू परफॉर्म सर्जरी एंड could stop blood circulation using a special बाउल शेप बैंडेज, एक बाउल शेप बैंडेज का यूज करके वो लोग सर्जरीज परफॉर्म करते थे ब्लड सर्कुलेशन को रोकने के लिए। दे कुड स्किलफुली ऑपरेट एन एब्डोमेन, किडनी, पाल, स्टोन, ब्लैडर एक्सेट्रा, एब्डोमेन, किडनी, ये सबको वो लोग आराम से स्किलफुली ऑपरेट कर सकते थे। फिर उनके पास बोन्स के ऊपर भी बहुत अच्छी नॉलेज थी, कोई भी एक बोन टूट गया या डिस्प्लेस हो गया तो उसे कैसे ठीक करना है, ये सारी चीजों की भी उन्हें अच्छे से नॉलेज थी। वो लोग प्लास्टिक सर्जरी भी बहुत अच्छे से करते थे, एज वेल ज्वाइनिंग नोज एंड ईयर्स। अभी कभी कोई एक्सीडेंट या किसी चीज में नोज एंड ईयर्स का प्रॉब्लम आया तो उसकी भी प्लास्टिक सर्जरी के नॉलेज उनको अच्छे से थी। Our ancient doctors taught the students the method of surgery practically on dead bodies or on wax statues. अब वो लोग स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाते थे, तो प्रैक्टिकली वो सर्जरी करके बताते थे, या तो वो डेड बॉडी पे वो सर्जरी करते थे या फिर वो वैक्स स्टैचूज का यूज करते थे। वो रिस्की ऑपरेशंस भी करते, जब डिलीवरी होती तब रिस्की ऑपरेशन जो थे वो भी वो लोग करते थे। दे वर ऑल्सो एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियंस एंड कुड ट्रीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो काफी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियंस थे जो उनके बेसिस के प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करते थे। सो दैट इज फॉर सर्जरी। अंडरस्टूड? ये आंसर कंपैरेटिवली काफी इजी है, सर्जरी और मेडिसिन वाला अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज explain the chemistry as an experimental science। तो द प्रोग्रेस ऑफ केमिस्ट्री का इंडियन फील्ड में कैसे, एंशिएंट इंडिया में क्या प्रोग्रेस था केमिस्ट्री के बेसिस पे, हमें वो सारी बातें बतानी है। द प्रोग्रेस मेड इन एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री आर एज फॉलोज। Nalanda University had its own chemistry school of chemistry and furnace for study and research। अब उनके पास खुद की स्कूल थी केमिस्ट्री की, फर्नेस थी जहाँ पे बच्चे अपना रिसर्च और पढ़ाई कर सकते थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ नागार्जुना, अब उन्होंने क्या क्या चीजें कंट्रीब्यूट की थी वो सारी आपको हर एक चीज बतानी है, तो वो आपने लिख दिया। उसके बाद में आप लिखेंगे कॉपर स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो उसके बारे में जो नॉलेज है वो, फिर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा एट नालंदा और आयन पिल्लर विजय स्तंभ। ये तीन चार चीजों के बारे में अगर आप लिख देते तो आपका आंसर पूरा कंक्लूड हो जाता है। मैंने हर एक चीज को अलग अलग पॉइंट करके रखा है, तो दैट विल, आई थिंक दैट शुड गेट यू बेटर मार्क्स। बेटा एसएस में याद रखना, हर एक चीज को एक हेडिंग करके दे सको तो जितना हो सके वो करना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेट्स गो फॉरवर्ड। राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन मेटलर्जी। मेटलर्जी में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था वो हमें देखना है। तो एंशिएंट इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस कर रखी थी मेटलर्जी में, और ये बात जो अब हम आगे देखेंगे वो सारे उसके प्रूफ्स हैं। द आइडल ऑफ फीमेल डांसर, मेटल स्टेच्यू ऑफ बुद्धा, फिर मेटेलिक स्टेच्यू ऑफ नटराज, एंड देन स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड रामा द आर्चर। ये चारों टॉपिक हमें बताते हैं कि इंडिया का एंशिएंट मेटलर्जी में भी बहुत अच्छा नाम था, कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा था। तो ये सारे पॉइंट्स आपने जो हेडिंग देखी, मैंने आपको हेडिंग बताई है, उनके बेसिस के आपको दो पॉइंट लिखने हैं। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वास्तुशास्त्र। अब वास्तुशास्त्र के बारे में हमें बताना है, या फिर इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, हु आर द पायनियर्स ऑफ वास्तुशास्त्र, विच इंफॉर्मेशन इन इज गिवन इन वास्तुशास्त्र। तो अब यहाँ पे वास्तुशास्त्र के बेसिस पे आपको काफी सारी नॉलेज दी जा रही है कि एक तो सबसे देयर इज एन इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के अंदर एंशिएंट इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वास्तुशास्त्र का मतलब होता है साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, और ये एक इंसेपरेबल पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र को आप अलग अलग नहीं कर सकते। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति एक्सेट्रा जो आपको नाम्स दिए, उन्होंने वास्तुशास्त्र एज साइंस प्रूव किया है,
उन्होंने खुद ने अपने प्रिंसिपल्स दे हैव लेड डाउन प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, उन्होंने प्रिंसिपल्स बना रखे हैं अलग अलग जगहों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसे कि ड्वेलिंग, प्लेसेस टू ड्वेलिंग, टेम्पल, पैलेसेस फॉर अश्वशाला, आर्मरी एंड टाउन प्लानिंग, ये सारी जगहों के उन्होंने डिटेल नॉलेज प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। फिर द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र का डिस्क्रिप्शन में नॉलेज बृहद संहिता में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको विश्वकर्मा के बारे में आपको काफी सारा बताएंगे, तो विश्वकर्मा ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है वो। फिर राणा कुंभ ऑफ मेवर ने 15th सेंचुरी में जो भी विश्वकर्मा जी ने जो अपने वास्तुशास्त्र के बारे में बताया था उसको रिवाइज किया था। अब काफी टाइम से जो प्रिंसिपल ऑफ वास्तुशास्त्र है वो रिवाइज्ड किए गए हैं और आज भी ये जो अलग अलग कंट्रीज है वो इसे अडॉप्ट कर रही है। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट्स। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब बच्चों आप बोलोगे मैम आपने ये आंसर बहुत छोटा दिया है। ये आंसर में आपको क्या करना है, पहले 2 पॉइंट के बाद आपने जो भी आगे मेटलर्जी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिकल सर्जरी, ये सारे के अंदर आपने अलग अलग कंट्रीब्यूशन देखे होंगे। वो सारे कंट्रीब्यूशन यानी वो सारे आंसर्स का मिक्सचर बना के, खिचड़ी बना के आपको इस आंसर में लिखनी है। मैं एकदम डिटेल्ड आंसर मैंने ये नहीं दिया क्योंकि वो सारे पॉइंट्स आपको ने ऊपर लर्न करे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बता दिया, तो अब आर्यभट्टा के बारे में आपने बता दिया। फिर मेडिकल साइंस के अंदर जो भी अचीवमेंट्स हुए थे वो दो अचीवमेंट्स आप ऊपर जो आपने पढ़े हैं वो यहाँ नीचे लिख दीजिए और आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इट। ये आप क्या करेंगे बेटा, सेकेंड पॉइंट के बाद में वो लिखेंगे और फिर बाद के ये 3 पॉइंट लिखेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। तो हम लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज द मोस्ट एंशिएंट साइंस, सबसे पुराना साइंस है। फिर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पे, इंडिया ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में डीप स्टडी हुआ करती थी एस्ट्रोनॉमी के बारे में। इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने प्लैनेट्स के और उनके मूवमेंट के बारे में, कॉन्स्टिलेशन और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट के बारे में काफी सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए हुए हैं, उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। इन कैलकुलेशन के बेसिस पे वो रिमार्केबल प्रोग्रेस बताते थे। बेस्ड ऑन दीज कैलकुलेशन दे मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये जो भी उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए उनके बेसिस पे उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। वो प्रेडिक्शंस कर लेते थे, जब वो प्लैनेट्स के मूवमेंट के बेसिस पे वो अलग अलग प्रेडिक्शंस कर लेते थे। अब सॉरी, प्लीज इग्नोर दिस। आर्यभट्टा, फिर आर्यभट्टा के बारे में आपको बताना है कि उन्होंने क्या क्या एस्ट्रोनॉमी के बेसिस में किया था। सॉरी फॉर दैट किड्स। अब आर्यभट्टा के बारे में आपको यहाँ पे आर्यभट्टा ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है एस्ट्रोनॉमी में वो आपको लिखना है। फिर आप ये पहले आर्यभट्टा के बारे में आपने लिख दिया, उसके बाद में आप लिखेंगे वाराहमिहिर के बारे में, उन्होंने क्या क्या एस्ट्रोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है वो सारी आपने यहाँ पे बातें लिखनी है। उसके बाद में अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है बेटा, जो आपने ऊपर एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा है 2-3 पॉइंट्स मैंने एग्जैक्टली वही के वही कॉपी कर दिए नीचे। जैसे कि ये जो 3-4 पॉइंट्स है ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने एस्ट्रोनॉमी में लिखे थे, ये चारों के चारों पॉइंट्स आप एस्ट्रोलॉजी में भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद में वाराहमिहिर के बारे में लिखेंगे। अब बेटा यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स अलग हो गए हैं, सो डोंट जस्ट कॉपी इट, ऊपर वाली चीजें रट मत लेना। यहाँ पे पॉइंट्स अलग है, जैसे कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को 3 सेक्शंस में कर रखा था, फिर उन्होंने बृहद संहिता लिखी है, फिर उन्होंने जो इंफॉर्मेशन अच्छे से दी है कि भी प्लैनेट्स का जो मूवमेंट उससे मैन के फ्यूचर पे क्या इफेक्ट होता है वो सारी बातें उन्होंने बृहद संहिता में लिखी हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आप लोग पढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का, ऊपर आपने एस्ट्रोनॉमी पढ़ लिया है। समवॉट आंसर इज सेम, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आंसर इजी है। योर लास्ट क्वेश्चन, ये इतना ही आंसर है, ये आपको रेयर केस में ही पूछा जाएगा क्योंकि अगर ये पूछेंगे तो उसके नीचे दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे।
तो व्हाट इज मेंट बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी आपने सिस्टमैटिक नॉलेज पाई है उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी के बारे में। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज एज फास्ट एंड एज सून एज आई कैन, आई प्रॉमिस। लेट्स एंड दिस वीडियो विद अ पॉजिटिव नोट। सक्सेस इजंट ओवरनाइट। अब सक्सेस है ना एक रात में नहीं आती। it is when every day you get a little better than the day before। हर रोज आप क्या अलग कर रहे हैं, आप बेटर बन रहे हैं कल से, दैट इज इम्पोर्टेंट। इट ऑल एड्स अप। जो बेटरमेंट आपने डेली डेली किया है ना, ये सारा एड अप करके आपको सक्सेस मिलती है। थैंक यू बच्चा, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।